हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 8th लेक्चर में। पिछले 7 लेक्चर्स में हमने काफी कुछ नए टॉपिक्स कवर किए। एक नए सब्जेक्ट को समझने के लिए काफी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। सबसे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस किए, साथ ही साथ सेकंड चैप्टर के भी हम मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है मार्केट कि मार्केट क्या होता है। मार्केट इज अ फिजिकल और वर्चुअल स्पेस। एक फिजिकल स्पेस भी हो सकती है, वर्चुअल स्पेस भी हो सकती है, बाद में बताता हूं डिटेल में, पहले पढ़ लेते हैं। अ मार्केट इज अ फिजिकल और वर्चुअल स्पेस फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज आइटम्स एंड सर्विसेज फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी। भाई देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि फिजिकल स्पेस भी हो सकती है, वर्चुअल स्पेस भी हो सकती है, जहां पर कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं। वो सेलर्स क्या करेंगे, अपने आइटम्स यानी गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकती है, जो कि बेचते हैं, जिसके बदले कस्टमर्स या कंज्यूमर्स उन्हें पैसे देते हैं। ये हो गया आपका मार्केट। लेकिन अब ये वर्चुअल स्पेस और फिजिकल स्पेस की क्या बात है भाई। फिजिकल स्पेस माने जब आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने, शॉपिंग करने, नए नए कपड़े लेने जाते हैं। वहीं पर अगर आप मम्मी की बात करें तो मम्मी आपकी सब्जी मंडी जाती है, नई नई सब्जियां लेके आती है, आपके लिए बनाती है, आपको खिलाती है। करेला आपको खाना पड़ता है उसके चलते, आलू आप शौक से खा लेते हैं। तो ये जो सब्जियां लेने जा रही है ये फिजिकल स्पेस हो गई। आप मॉल में शॉपिंग करने जा रही है, फिजिकल स्पेस हो गई। बैंक में जब आप पैसे जमा करवाने जाते हैं अपने सेविंग अकाउंट्स वगैरह में, तो ये हो गया आपका फिजिकल स्पेस सर्विसेज के केस में। लेकिन अब ये वर्चुअल स्पेस में कब शिफ्ट हुआ। बढ़ते इंटरनेट के जमाने में क्या होने लगा भाई, आजकल देखो सब काम इंटरनेट के पे होने लग गया, यानी वो एक वर्चुअल स्पेस है आपकी। तो पहले जो सामान किराना का रहता था ना, वो आपको किराना स्टोर पे जाके ग्रोसरी का सामान लेके आना पड़ता था, आटा, दही, चीनी, ये सब चीजें। लेकिन आजकल आप क्या कर सकते हैं, आपके ब्लिंकिट के एक ऐप है जहां पे आप ग्रोसरी ऐप है, वहां पे जाके आप जो भी आपकी क्लोजेस्ट किराना शॉप है उस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपके वहां पे होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये वर्चुअल स्पेस क्रिएट हो गई है। वहीं पे अगर होटल्स की बात करें तो होटल्स के केस में क्या होता था, आपको एक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर आप होटल्स बुक करते थे, और फिर चेक इन चेकआउट के इतने सारे लफड़े, इतने सारे झपड़े। अब इस सब को अवॉइड करने के लिए अब वर्चुअल स्पेस क्रिएट हो गई है, यानी ओयो का ऐप। वहां पे आप होटल्स की रेटिंग चेक करते हैं, चेक इन चेकआउट सब मेंटेन कर देते हैं उसके अंदर, और आप उसे यूज करते हैं अपने अकोमोडेशन को फाइंड आउट करने के लिए। वैसे ही अगर आप बात करें रिक्शा स्टैंड्स की, कि पहले रिक्शा ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई कहाँ रिक्शा मिलेगा, फिर मिल गया तो उससे झगड़ा करो कि भाई इतने में ले चलो, उतने में ले चलो, ये सब बातें करना। लेकिन अब वो सब छोड़ के आप सीधे सीधे रेपिडो के ऐप पे जा सकते हैं। वहां पे बाइक हो, अगर आप अकेले हैं तो बाइक के थ्रू, रिक्शा के थ्रू आप वहीं पर बुक कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो कैब बुक कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल स्पेस है ना, जहां पर सेलर्स कौन हो गए, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो गया, या आपके जो बाइकर है वो हो गया। ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है, होटल वाले भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ग्रोसरी ऐप वाला आपको गुड्स दे रहा है। तो गुड्स या सर्विसेज जब बायर्स सेलर से खरीदे, चाहे फिजिकल प्लेस से खरीदे चाहे वर्चुअल प्लेस से खरीदे, उसे हम मार्केट बोलते हैं। तो होप करता हूं कि आपको मार्केट अच्छे से समझ में आ गया है। अब अगला टॉपिक अगर हम देखें इसमें, तो मार्केट आपने समझ लिया, लेकिन मार्केट से जुड़ा हुआ टर्म मार्केटिंग आप बहुत सुनते हैं। तो मार्केटिंग वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं है ना, एमएलएम की बात नहीं है। तो मार्केटिंग मतलब एमएलएम वाला नहीं। मार्केटिंग अगर बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में देखें तो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्रचार करना, प्रमोशन करना अपने गुड्स का, अपनी सर्विसेज का। मार्केटिंग काफी सारी ऑपरेशंस इंक्लूड करता है। सबसे पहले रिसर्च करना कि आपके मार्केट के अंदर किन तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, आपके कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है, ये रिसर्च करना। उसके बाद डिजाइन करना। डिजाइन क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज जो आपके कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सके, उनकी नीड्स और डिजायर्स फुलफिल करने के लिए। तो पहला काम हो गया रिसर्च। उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया। अब डिजाइन करने के बाद फ्री में दे देंगे क्या, नहीं ना। आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया, आपको उसके लिए कॉस्ट लगी होगी, पैसा लगा होगा। अब आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, इतना हो सकता है या इतना हो सकता है। उसके बाद में आप उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे और उस माल को या सर्विस को आप बेचेंगे मार्केट के अंदर। तो ये प्राइसिंग भी हो गई। प्राइसिंग के बाद भैया प्राइसिंग भी हो गई है, पैसा आपको पता चल गया कि इतने में बेचना है। लेकिन बेचने के लिए आपको कंज्यूमर्स चाहिए। कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा ढूंढने के लिए आप प्रमोशन करते हैं, प्रचार। उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको यंगस्टर्स को टारगेट करना है तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं। विराट कोहली सर को आपको 12 करोड़ देने पड़ेंगे एक पोस्ट डालने के लिए, तो आप यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पर अगर आपको एक लोकल कम्युनिटी के अंदर आपको छाप छोड़नी है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, तो आप बैनर्स वगैरह, पेम्पलेट्स वगैरह बंटवाते हैं। तो ये अलग तरीका हो गया। इस तरीके से आप प्रचार करते हैं अपने प्रोडक्ट का भी, सर्विसेज का भी, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई आंख बंद करके एक बार बताना,
कि अगर तू मार्केट के बारे में सोचता है तो तुझे ऐसे टेम्पो वगैरह या जो आपके ट्रक्स वगैरह होते हैं वो नहीं नजर आते क्या, जो माल लेके आते हैं रिटेलर या होलसेलर की शॉप पे, और अगर होलसेलर है तो वो रिटेलर तक माल पहुंचाता होगा, तो छोटे छोटे टेम्पोस में डिस्ट्रीब्यूट करता है माल को, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्केटिंग के अंदर आ गया। तो हमारा मार्केटिंग क्या था, पहले आपने रिसर्च किया, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन किया, डिजाइन करने और रिसर्च करने में कॉस्ट लगी, उस सबको मिलाया और उसके बाद आपने क्या किया, प्राइसिंग करी, प्राइसिंग कर ली, उसके बाद आपने उसका प्रचार किया, प्रमोशन, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गई। लेकिन अगर इन्हीं मार्केटिंग एक्टिविटीज को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो 4 पी में कन्वर्ट होगा भाई। सबसे पहला पी है पी फॉर प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट, हम पहले पढ़ चुके कि बिजनेस प्रोडक्ट क्या होता है। बिजनेस प्रोडक्ट एक गुड हो सकता है, एक सर्विस हो सकती है, एक एक्सपीरियंस हो सकता है। वहीं पर अगला प्रोडक्ट अगर हम बात करें कि अगला पी क्या है, पहला पी प्रोडक्ट हो गया, दूसरा पी से प्लेस हो गया, कि भाई जहां पे आपको माल बेचना है, तो फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, एक सब्जी मंडी भी हो सकती है और एक मॉल भी हो सकता है, ऐसे। फिर पी से प्राइसिंग, कि अब भैया आपको प्रोडक्ट पता है, आपको प्लेस पता है, लेकिन आप कितनी कीमत में बेचना है वो डिसाइड करते हैं, और बेचना भी डिसाइड हो गया, फिर आप प्रमोशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो माल पहुंचा सके, आप सर्विसेज दे सके और अच्छे खासे पैसे बना सके, यानी प्रमोशन। उसके बाद हम समझेंगे कस्टमर क्या होता है। भाई देखो, सबसे पहले ना कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क जानना जरूरी है। कस्टमर क्या होता है, जो आपसे माल खरीदता है, अब वो आगे क्या करने वाला वो आपका सोच विचार करने का काम नहीं है। लेकिन कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर वो है जो आपके गुड्स खरीदता है, साथ ही साथ कंज्यूम भी करता है, यानी फाइनल कंजम्पशन जो आदमी कर रहा है ना वो कंज्यूमर है। अब बात समझिए, आपने टूथपेस्ट का एक बॉक्स खरीदा, आप एज ए रिटेलर टूथपेस्ट का एक बड़ा बॉक्स लेके आते हैं, बक्सा लेके आते हैं होलसेलर से, तब होलसेलर के लिए उसके कस्टमर हुए लेकिन कंज्यूमर नहीं हुए। कारण क्या है समझिए, आप क्या करेंगे, फिर ये छोटी छोटी मात्रा में रिटेलर कंज्यूमर्स को बांटना चालू करेगा ये रिटेलर। यानी आप क्या करते हैं भाई, आपको टूथपेस्ट लेके आना है तो आप एक पेस्ट का बॉक्स लेके आएंगे, उसे यूज करेंगे, तो आप कंज्यूमर हुए क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन आपके एंड पे हो रहा है, तो आप कंज्यूमर हुए। वहीं पर अगर इसकी बात करूं रिटेलर की, तो ये कस्टमर है, उसने माल खरीदा जरूर है लेकिन कंज्यूम किया क्या, नहीं, उसने आगे बेचने के लिए खरीदा। तो जब आप आगे बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या यूज करते हैं सर्विसेज, तो वो B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज या गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। वहीं पर अगर रिटेलर की बात करें तो रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, तो यहाँ पे B2C बिजनेस मॉडल बनता है, यानी कि बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर तक की बात हो रही है। फिर आगे इन्होंने क्या बोला है, बिजनेस रूटीनली रिसर्च द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू फाइन ट्यून देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड एडजस्ट देयर इन्वेंट्री। भाई बात समझो, आपको क्या है कि आपको प्रोडक्ट्स बेचने किसको, कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स के कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है कि आजकल उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, आजकल उन्हें क्या पसंद आ रहा है। भाई आपको देखो, आज एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करना है, तो पहले आप क्या सोचेंगे कि भाई आज क्या ऐसे फीचर्स हैं जो मिसिंग है, यानी हमारे सेलर जो है ना, दूसरे कॉम्पिटिटर जो मेरे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मेरे को देना है क्योंकि कंज्यूमर्स की आज वो नीड है, कंज्यूमर्स को उस तरीके के माल चाहिए या उस तरीके के फीचर्स चाहिए अपने मोबाइल वगैरह के अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप रिसर्च करना पड़ता है, और वैसे ही ये रिसर्च अगर आप कर लेंगे उसी के हिसाब से तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। कैसे कि भाई देखो, अगर यंगस्टर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो यंगस्टर्स के हिसाब से मार्केटिंग करवानी पड़ेगी और उसके लिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएंगे। लेकिन अगर बच्चों के लिए अगर आपको मार्केटिंग करनी है कि बच्चों के लिए प्रोडक्ट है जो कि मान लीजिए 10 साल से नीचे वाली उम्र के बच्चों के लिए आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, आप चाहते हैं वो खरीदे, तो इसके लिए आपको उनके पेरेंट्स या गार्डियंस तक वो माल पहुंचाना पड़ेगा। प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उनके गार्डियंस को टारगेट करते हुए बनानी पड़ेगी। तो ये आपको पता कैसे चला, जब आपने अपने कंज्यूमर्स के कैरेक्टरिस्टिक समझे कि हमारे कंज्यूमर्स है कैसे, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, उनकी क्या वांट्स है, उनकी क्या डिजायर्स है। तो ये आपका था कि समझना, तभी आप अपनी अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बना पाएंगे। फिर इन्वेंट्री, भाई देखो आपको माल बेचना है, यानी आपका जो गुड्स है वही आपको सप्लाई करना है, प्रोडक्ट्स ही बेचने हैं अपने को, लेकिन प्रोडक्ट्स कितने रखने हैं, कब रखने हैं, ये डिसाइड करने के लिए भी आपको कंज्यूमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। भाई कैसे कि आपको अगर पता हो कि भाई अभी ये ना मौसम क्या है, बारिश का मौसम है एकदम, ठीक है, समझ गए, तो पकोड़े खाने का मन करेगा, आदमी को चाय पीने का मन करेगा, तो आसपास के किराना दुकान वाला बेसन ज्यादा ला के रखेगा भाई कि अब भाई क्या चल रहा है, बारिश का मौसम है तो मैं एक काम करता हूँ बेसन थोड़ा ज्यादा रखता हूँ। या पकोड़े की दुकान वाला अगर कोई है तो वो सोचेगा भाई कि मैं आज ज्यादा स्टॉक बनाता हूँ, मतलब ज्यादा बनाता हूँ, क्योंकि आज मौसम ऐसा है कि लोग ज्यादा खाना पसंद करेंगे। तो आपने इन्वेंट्री अपने लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इन्वेंट्री बना के रखी ताकि आप उसको पूरा सोल्ड आउट कर सके और पूरा फायदा उठा सके। तो ये समझ में आ गया कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, कस्टमर कितना अहम है, क्योंकि वही आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। भाई बिजनेस, कोई भी बिजनेस कंज्यूमर के बिना एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं ना।
आप अपने प्रोडक्ट कितना ही अच्छा बना लो, आईफोन अगर लेके कोई बैठ जाए दुकानदार तो क्या मतलब का, अगर उसे कोई खरीदने वाला ही ना हो। तो कंज्यूमर मेन है। इसके बाद कस्टमर एनालिसिस। भाई देखिए, आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक समझे, लेकिन समझने कैसे हैं वो कस्टमर एनालिसिस से पता लगेगा आपको। ध्यान से पढ़ते हैं पहले। इट आइडेंटिफाइज द टारगेट क्लाइंट्स, डिटरमाइंस देयर वांट्स एंड देन आइडेंटिफाई हाउ प्रोडक्ट मीट दोस नीड्स। भाई देखो, आप जब कस्टमर एनालिसिस करते हैं, हमने क्या बोल रहा था, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यानी पूरे इन्वायरमेंट को समझना। अब इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है कस्टमर। आप कस्टमर को समझ रहे हैं कि कस्टमर क्या सोचता है, भाई ये इंसान क्या है, उसको समझना है आपको। तो आप क्या कर रहे हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, आपने समझा कि इसकी जरूरतें क्या क्या है, इसकी नीड्स क्या क्या है, आज इसकी क्या सोच है और क्या वो पूरी हो पा रही है। फिर आप उनको मीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स नीड्स, डिजायर्स एंड वांट्स, जैसे कि मैंने बोला। इट इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटा, कस्टमर सर्विस। भाई देखो, अगर आपको एक कस्टमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है ना, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स बता के रखी उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कस्टमर सर्वे, जैसे वोटिंग का सर्वे होता है कि आपको जब वोटिंग रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, कि भाई आप 18 साल के ऊपर के हो गए, आप तो हो चुके होंगे, तो आपको वोट डालना है, तो आप वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर आईडी बनानी पड़ती है। तो वहां से लेके आखिरी तक में जब इलेक्शन खत्म होते हैं ना, उसका पूरा सर्वे होता है कि कितने मतदाता थे, उन्होंने उनमें से महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, किसने कितने वोट डाले, मतलब कहां से ज्यादा वोट्स पड़े, कितने लोगों ने वोट नहीं डाले। ये सब कस्टमर जैसे सर्वे होता है वोटर्स का, वैसे ही कस्टमर्स का सर्वे होता है कि एक मार्केट के अंदर कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, और उन्हें क्या पसंद है, मतलब कि आज वो क्या खरीदना चाहते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनका सेगमेंटेशन करना, बांटना। इवोल्यूशन ऑफ मार्केट पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज। भाई मार्केट की वही बात है कि मार्केट के अंदर लोग कैसे कैसे ना, उनको बांटना और अपने बिजनेस को उसके हिसाब से प्लेस करना कि क्या हम उनकी नीड्स पूरी कर पाएंगे या नहीं। तो ये कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है आपकी, या टेक्निक्स है, या कस्टमर एनालिसिस करने की टेक्निक्स है, जो कि आप यूज कर सकते हैं ये पहचानने के लिए कि हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, उन्हें क्या पसंद है और उसका क्या फायदा होगा। 2 फायदे होंगे जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या, आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज अच्छी बना पाएंगे। साथ ही साथ आप क्या कर पाएंगे कि अपना इन्वेंट्री कितना रखना ना भाई, वो आपको पता रहेगा। इसे ही हमारा यूट्यूब का एनालिटिक्स भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो डालूंगा, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया होगा तो उसमें शेयरिंग का डाटा दिखाएगा। साथ ही साथ अब आपकी एज ग्रुप क्या है भाई, 18 से 21 साल की उम्र के लोग हो, तो उसमें मेरे को दिखाएगा कि भाई इतने इतने लोग देख रहे हैं। फिर मेल फीमेल का रेशियो कि भाई कितने मेल्स ने देखा, कितने फीमेल्स ने देखा। तो ये यूट्यूब एनालिटिक्स है। वैसे ही कस्टमर एनालिटिक्स भी होता है। आप काफी सारे फीडबैक फॉर्म्स डालते हैं गूगल पे, आपको पूछ लेते हैं भाई कि यूट्यूब का ही कितनी बार तो सर्वे आ जाता है कि क्या आपको यूट्यूब की जो क्वालिटी है, कंटेंट क्वालिटी है या पिक्चर क्वालिटी से क्या वो अच्छी लग रही है, तो आप उसमें स्किप ऐड कर देते हैं हालांकि आप तो, लेकिन वो भी एक सर्वे है। उसे यूज किया जाता है बाद में किसी और प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ये डाटा दिया जाता है। तो डाटा की आजकल बहुत वैल्यू है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर। भाई आपने कस्टमर को समझा, अब कंज्यूमर का बिहेवियर समझना जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, फैक्ट्री वाला होलसेलर या रिटेलर के हिसाब से माल बनाना या बेचना नहीं करता है, उसे तो कंज्यूमर से मतलब है। अगर होलसेलर बोले कि ये माल नहीं बिकेगा, लेकिन कंज्यूमर अगर खरीदना चाह रहा है तो डायरेक्ट भी खरीद लेगा ना। इसलिए जो मेन होता है ना, बनाने की जो जड़ है, वो कंज्यूमर से डिसाइड करेंगे कि कैसे बनना है। तो बनाना इनके हिसाब से है, तो इन्हें समझना जरूरी है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में एनालिसिस करके देखेंगे हम कि क्या होता है, कैसे होता है। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स। भाई बिहेवियर से क्या मतलब है कि आपके भी जब आप स्कूल में होते होंगे तो टीचर्स बोलते थे ना, बिहेव योर सेल्फ, कि भाई अच्छे से रहो, अच्छे से पेश आओ, अपना काम अच्छे से करो, डिसिप्लिन में रहो। वैसे ही यहाँ पे कंज्यूमर के थोड़े अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसकी खरीदने की क्षमता क्या है, वो खरीदना कैसे चाहता है, वो किससे खरीदना चाहता है, ये बातें हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स इनेबल्स बिजनेस टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। भाई देखो, ये बार बार रिपीटेटिव बात हो रही है कि आपने उनको समझा तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स तो आपको पता चल जाएंगे कि कैसे लॉन्च करना है। दूसरा, प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट मीट देयर नीड्स। नई बात बता दी भाई ने कि भाई अगर आपको पता चल गया ना कि ये कंज्यूमर्स ऐसे ऐसे डिमांड करते हैं, तो आप है ना उनकी नीड्स फुलफिल कर पाएंगे। भाई ऑब्वियसली अगर उनके हिसाब से बनाया प्रोडक्ट तो उनकी नीड्स सेटिस्फाई करेगा ही वो। एंड रिटेन कस्टमर्स फॉर रिपीट सेल्स। कि भाई देखो, अगर आपने उनकी नीड्स पूरी की, भाई अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको वहां पे खाना पसंद आया, साथ ही साथ भाई ने 10% डिस्काउंट भी दे दिया कि नहीं सर आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप आते रहिएगा, ऐसे करके आपको मतलब अच्छे से ट्रीट किया, एक हॉस्पिटलिटी दिखाई,
तो उस चक्कर में क्या होगा कि आप रिपीट वहां पे बार बार जाना चालू करेंगे कि भाई जब भी रेस्टोरेंट की बात आई हम तो इसी रेस्टोरेंट में आएंगे, तो ये रिपीट सेल्स हो रही है। तो रिटेन करने का तरीका भी समझ में आ जाता है कि ये लोग ऐसे हैं जिनसे अच्छे से बात कर लो वो काफी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ डिस्काउंट दे दो, सर्विसेज थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई तो चलेगा लेकिन सस्ते में होना चाहिए। तो आपने कंज्यूमर का बिहेवियर समझा, उसके हिसाब से अगर रिएक्ट करेंगे तो आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग हो या एडवर्टाइजिंग हो। दूसरा क्या आ गया आपका, उनकी ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो उनकी नीड्स फुलफिल कर दें। और तीसरा क्या हो जाएगा कि आपको रिपीट सेल्स मिलेगी और आप कंज्यूमर्स रिटेन कर पाएंगे लंबे समय तक के लिए। तो अब कंज्यूमर बिहेवियर में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। भाई देखो कंज्यूमर इतना, एक तो कंज्यूमर इज ए किंग सब बोलते हैं, लेकिन ये कंज्यूमर है ना इतना बेवकूफ होता है कि क्या बोलूं मैं भाई। बेवकूफ क्या है कि इस पे काफी सारी चीजों का असर आता है, काफी सारे लोग फैक्टर्स का इम्पैक्ट आता है, इसलिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई इंसान को समझना मुश्किल है, लेडीज को समझना ज्यादा मुश्किल है हालांकि, लेकिन इंसान को भी समझना उतना ही मुश्किल है। तो कंज्यूमर कब क्या प्रेफरेंस रखे और वो कब चेंज हो जाए ये आपको पता ही नहीं होती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको हमने 4 तरीके से तोड़ा है कि 4 चीजों में कैटेगराइज करके देखा है कि कंज्यूमर को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहला एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या है उसके ऊपर। दूसरा इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, वो खुद की क्या सोच है उसकी। तीसरा डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। चौथा कि पोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि डिसीजन बना लिया खरीदना है कुछ, लेकिन उसके बाद क्या करता है। तो अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में क्या बता रहा है, external effects refer to the various factors that influence customers' choices in satisfying their needs and selecting the appropriate marketing efforts. And various environmental elements are the 2 main aspects that are considered. भाई क्या है, वापस से आपको मार्केटिंग वाला सुनने को मिल गया, बोरिंग हो रहा है हालांकि। भाई देखो ऐसा है ना कि आप कंज्यूमर हैं तो आपके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कहां से आ सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें चलती रहती है। स्विगी जोमेटो 2 कॉम्पिटिटर्स हैं। अब जोमेटो वाला अपनी अच्छी टेक्निक्स यूज करता है, मार्केटिंग एफर्ट्स अच्छे लगाता है, आगे से मैसेजेस करता है कि क्या आपको भूख लगी है, क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे। स्विगी वाला बोलता है कि भाई हमने स्विगी डाइन चालू कर दिया, आप यहां आकर खाना खा सकते हैं, तो आपको वैसे मैसेजेस करते हैं आगे से। इसलिए आप जब नोटिफिकेशंस अलाउ करना हो या डिसअलाउ करना हो तो आप डिसअलाउ कर दीजिए ताकि आपको जबरदस्ती वहां नहीं जाना पड़े। हालांकि मेरे चैनल का आप जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो दबा के रखना ताकि लेक्चर कब आ रहा है ये आपको पता रहे। तो ये क्या होता है कि ऐसे मैसेजेस कर रहा है अभी जोमेटो। तो ये तरीका क्या हुआ कि भाई हम एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रहे कंज्यूमर को कि वो हमारी वेबसाइट पे हमारे ऐप पे आए और सर्विसेज अवेल करे। देखो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स से कंज्यूमर्स पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जाता है कि आप हमारे माल को खरीदिए, हमारी सर्विसेज अवेल करिए। ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ मार्केट में दूसरी चीजें भी तो चलती है जो बाहरी है। भाई देखो दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटजी, भाई जोमेटो वाले ने मैसेज किया लेकिन उसके पहले अगर स्विगी वाले ने कर दिया तो वहीं पर अगर गवर्नमेंट बोले कि भाई आपकी ये जो एप्स और वेबसाइट्स है या डिलीवरी है वो इस एरिया में बैन कर दी जाती है कि मतलब अब रात में आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो, तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। लेकिन इससे कंज्यूमर पे असर आया क्योंकि उसको पता है कि आप डिलीवरी नहीं कर सकता है, कोई भी जो ऐप है फूड डिलीवरी ऐप वो डिलीवरी नहीं कर सकता तो वो ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दूसरी भी रहती है और मार्केटिंग एफर्ट्स आपके कितने हैं उससे डिसाइड होता है कि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो गए, बाहरी प्रभाव जो एक कंज्यूमर को मजबूर करता है कि प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब भैया इंटरनल इन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। इंटरनल प्रोसेसेस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विद इन कस्टमर्स influence consumer decision making with motivation and attitudes being key components of internal and external influences। भाई देखो कोई भी कंज्यूमर ऐसा अपने को बोलते हैं ना भाई, इसको साइकी समझना किसी की वो बहुत जरूरी होती है कि अगर आपने किसी की मानसिकता को समझ लिया ना कि वो कब कैसी सोच रखता है और वो कैसे डील करने वाला चीजों से, तो आप आसानी से उसके लिए काम कर सकते हैं या उससे अपना काम करवा सकते हैं। ये कोई इसका कोई रिलेवेंस नहीं था यहाँ पे, हालांकि मैं अभी बताता हूं कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से इसे कैसे देखना है। कि भाई देखो अगर आपके पास आपकी जो मार्केट है या आपके जो सोसाइटी है, आसपास की जो लोकल कम्युनिटी है जिसके अंदर आप बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर ज्यादा फिटनेस अवेयरनेस वाले लोग रहते हैं कि भाई फिट रहना है हमें, तो आप वहां पे क्या फ्रूट चाट वगैरह बांटेंगे, फ्रूट जूसेस सप्लाई करेंगे, आप जिम्स ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके का चलेगा क्योंकि वहां पे एटीट्यूड और मोटिवेशन लोगों का क्या है कि हमें फिट रहना है। तो आप उन्हें वैसे बिजनेस प्रोडक्ट दीजिए ना, आप वहां पे नाइकी का, एडिडास का, ऐसे कुछ फिटनेस ब्रांड्स के शूज
ट्रैक पैंट्स हो सकते हैं, अपर्स हो सकते हैं, जैकेट्स हो सकते हैं, ये प्रोवाइड करिए, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पे, हेल्थ पे, हमारी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, हमारी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये हो गया। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ना बड़े परेशान होते हैं भाई, कि इतना पढ़ लिया, आज ये हो गया भाई, आज तो ये टीचर ने इतना बोर किया, वो किया। अब इतना सब करने के बाद बाहर निकलने के बाद पानी पूरी खाना का ज्यादा पसंद करेगा भाई, बजाय कि जिम जाना। तो क्या करते हैं कि ऐसी जगह पे आप पानी पूरी वगैरह लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कंज्यूमर ना थका हुआ आया भाई, कि यहाँ पे इसे रिलैक्स होना है, ये रिलैक्स होने के लिए आया है। तो आप है ना आसपास का एनवायरमेंट एनालाइज करते हैं, तब आपने किया क्या यहाँ पे कि कंज्यूमर का जो समझा, मानसिकता समझी, उसके हिसाब से बिजनेस लगाया वहां पर। तो ये जरूरी काम हो गया। ये इंटरनल इन्फ्लुएंसेस समझे आपने कि हमारे कंज्यूमर्स की मानसिकता क्या है, उसके हिसाब से आपने बिजनेस बनाया, ये आपने वहां पे प्रोडक्ट से बांटना चालू किए। डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अ रेशनल कंज्यूमर इज अ डिसीजन मेकर केयरफुली कंसिडर्स पोटेंशियल चॉइसेस। भाई देखो, रेशनल मतलब क्या? समझदार व्यक्ति। ऐसा समझदार व्यक्ति जो सारी मतलब उसको अपना अच्छा पता है, अपना बुरा पता है, वो सारे जो भी पोटेंशियल चॉइसेस है कि भाई देखो स्विगी भी है, जोमेटो भी है, साथ साथ एक दो ऐप और भी है, अगर मेरे को पिज्जा मंगाना है तो डोमिनोज भी है, तो मैं ये तीनों ऐप को रखूंगा साथ में। फिर मैं इनका टेस्ट में कभी अगर मैं खा चुका हूं पहले, या मेरे दोस्त से पूछूंगा, रिव्यू चेक कर लूंगा कि अच्छा कहाँ पे पिज्जा मिलता है। तो ये सब कौन करता है? रेशनल कंज्यूमर करता है, कि सारे पोटेंशियल चॉइसेस का ध्यान रखता है। इंटीग्रेट्स दिस विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नॉलेज, अपना खुद का प्रोडक्ट नॉलेज भी लगाएगा और बाहर से भी पता करेगा। वेट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। भाई ऐसा है ना, स्विगी से मैंने एक रेस्टोरेंट से पिज्जा मंगाया था, खाने के बाद पेट खराब हो गया भाई। यहाँ वाले से मंगाया, इसने भाई मेरे को वो ना साथ में ओरिगेनो वगैरह नहीं दिया, लेकिन मैंने डोमिनोज वाले से मंगाया तो उसने अच्छा दिया था। तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नॉलेज था वो भी यूज करने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो ये आपकी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये किसके हाथ में? ये तो सामने वाले के हाथ में। तो आपको क्या करना है? आपको अपना प्रोडक्ट कंपेरेटिवली अच्छा रखना है। बात समझिए, स्विगी, जोमेटो और डोमिनोज है तो तीनों, लेकिन इसमें जो भी एक कैटेगरी में बेटर रहेगा, कम से कम वो उस कैटेगरी में तो अच्छी सेल्स कर पाएगा ना भाई। कि दो कार, मैंने यहाँ पे दो कार का एग्जांपल देके रखा कि अगर स्पोर्ट्स वाला, ऐसा कोई आदमी जिसको कार रेसिंग वगैरह का शौक है, या रेसर है, मतलब कार रेसर मान लो, F1 फॉर्मूला कार्स हो गई, ऐसी बात हो गई, तो वो क्या चेक करता है कि पिकअप कितना है कार का, कितनी जल्दी पहुंचेगी। वहीं पर अगर मिडिल क्लास के हिसाब से सोचे तो वो बोलेगा भाई गाड़ी का एवरेज क्या है, मेरे को तो कम से कम पेट्रोल में यहां से वहां जाना है, कम से कम डीजल में यहां से वहां जाना है। तो आप है ना कंज्यूमर्स को समझते हैं, उसके हिसाब से ये करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? रेशनल होनी चाहिए, कि हमने बेस्ट प्रोडक्ट बनाया तो बेस्ट ही ले भाई। ऐसा नहीं हो कि कंज्यूमर अगर बेवकूफ है ना भाई, तो अब तुम उसको फरारी दिखाओगे और साथ में मारुति दिखाओगे तो वो मारुति ले लेगा, फरारी को बोलेगा नहीं भाई ये तो मेरे काम की नहीं है। भले उसके पास पैसा भी है और वो सब है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं था, समझदार नहीं है ना, इसलिए उसने ये ले ली, मारुति ले ली, फरारी नहीं ली। तो ये बात है। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वहां पे आप अज्यूम करते हैं कि रेशनल कंज्यूमर है, यानी समझदार व्यक्ति है, जिसे अपना अच्छा और बुरा पता है। वो पोटेंशियल चॉइसेस को लाइन अप करेगा, उसमें से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेगा, अपना खुद का नॉलेज अप्लाई करेगा, और एक प्रोडक्ट कि मेरे को क्या चाहिए भाई। ये आपका तीसरा होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब पोस्ट डिसीजन प्रोसेस क्या है भाई? द फाइनल फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द आउटकम विद सेटिस्फेक्शन, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स रिएक्शंस विद सेटिस्फाइड कस्टमर्स लाइकली टू रिपीट परचेसेस एंड रिकमेंड अदर्स। भाई देखो, आपने एक बार माल बेच दिया, अगर आप ये काम करेंगे ना कि भाई एक बार इसको ना चिपका देता हूं, अपना प्रोडक्ट इसको एक बार चिपका देता हूं, तो आपका धंधा कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते वक्त आपको ये बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी भाई, कि अगर आप एक बार किसी को माल बेच दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेल्स अच्छी हो जाएगी। कि मान लीजिए ये एक घड़ी है, एक बार मैंने इसे बेच दिया कि भाई ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, और अब आदमी इसको घर पे लेके गया, वो टूट कर गई, मतलब इस पे आसानी से क्या बोलूं मैं कि ऐसे गिरी और इसका कांच बाहर आ गया, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तब ये आपने चिपका तो दी, लेकिन अब क्या वो वापस खरीदेगा क्या? उल्टा वो कंज्यूमर जो है ना, वो 4 लोगों को जाके बोलेगा भाई ये कंपनी की तो कभी मत खरीदना। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि भाई बेचना ही जरूरी नहीं है, बेचते वक्त ना आपको ऐसी मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ना कि वो सेटिस्फाई कर सके सामने वाले कंज्यूमर को। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ और उसकी जो जरूरत थी वो उससे पूरी हुई, तो वो क्या करेगा? खुद तो बार बार खरीदेगा ही, वो 4 लोगों को और बोलेगा भाई यहाँ पे क्या घड़ी थी भाई, क्या मतलब लड़कियां ऐसे देख के पागल हो रही थी। तो ऐसी बात है कि भाई आप ना खुद एक वो बन जाते हैं, मार्केटर बन जाते हैं उस प्रोडक्ट के, कि भैया ना मैंने वहां पे खाना खाया बहुत अच्छा था यार, बर्गर मैंने वहां से लिया बढ़िया था। ये होता वर्ड ऑफ माउथ।
ऐसी पब्लिसिटी करना कि कंज्यूमर ही आगे जाके बोलने लगेगा। तो पोस्ट डिसीजन प्रोसेस हो गई है। तो ऐसे आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं। भाई देखो, ये है ना, आपको आगे चल के डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का बेसिक अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि आप है ना अकेले तो मार्केट में होंगे नहीं। सेलर बहुत सारे होते हैं मार्केट में। मैंने क्या बोला, कुछ बायर्स है, कुछ सेलर्स है। तो अब सेलर्स तो बहुत सारे होंगे, बायर्स भी होंगे, बायर्स उनसे ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे। अब इस केस में होता क्या है कि अगर आपको इन कंपटीटर्स से आगे रहना है और अपना माल या अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस ज्यादा बेचना है, तो उसके लिए आपके पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी माने कि ये जो आपके कंपटीटर्स है इनको पीछे छोड़ने के लिए या इनसे आगे निकलने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इनसे ज्यादा सेल्स करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इनसे अच्छा ब्रांड बनाने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, वो होती कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कि इनसे लड़ के आगे निकलने के लिए, इस मार्केट में बने रहने के लिए, अपना मार्केट शेयर बड़ा बनाने के लिए मैं जो भी स्ट्रेटजी यूज करूंगा वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है। थोड़ा ध्यान से पढ़ते कि होता क्या है, अप्लाई कैसे होगी। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। सबसे पहले तो आपको क्या पता करना है कि भाई ये 10 कॉम्पिटिटर है हम मार्केट में, हम 10 कॉम्पिटिटर में कौन कितनी सेल्स करता है, किसकी सेल्स कम भी हो रही है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन पता चलती है। तो आपने पहले वो आइडेंटिफाई करी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जनरेट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई देखो, अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, ऐसा है कि आप है ना अपना प्रोडक्ट सस्ते में बना पाते हैं, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन सस्ते में बना रहे हैं, तो ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉस्ट एडवांटेज है लेकिन एडवांटेज है जो आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे पीछे रखता है कि आप सस्ते में बना पा रहे हैं, तो आप कम में भी बेचेंगे तो आपसे लोग खरीदेंगे, और क्योंकि सेम क्वालिटी और सेम फीचर का है तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी। तो ये आपको क्या हुआ कि आपको एक एडवांटेज था जो कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के कारण मिला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे हुआ क्या कि कस्टमर के बीच में आपकी लॉयल्टी बढ़ी। क्यों? उन्होंने क्या बोला कि भाई ये ना, ये दूसरे सब लूट रहे हैं, ये तो अपने को सस्ते में दे रहा है, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम फीचर्स, लेकिन सस्ते में दे रहा है। तो एक तो कस्टमर्स की लॉयल्टी बनेगी, आप कंपटीशन को तो बीट कर ही रहे हैं कि कंपटीशन आपसे आगे नहीं निकल पा रहे, कॉम्पिटिटर्स जो भी साथ में आपके। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ, आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अट्रैक्ट कस्टमर्स। भाई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। यहाँ पे कस्टमर्स को किसने अट्रैक्ट किया कि आपने क्या बोला कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना, सेम क्वालिटी सेम फीचर लेकिन कम प्राइस पे, आपने अट्रैक्ट कर लिया। तो ये होगी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जिसके कारण कस्टमर्स अट्रैक्ट किए। विद स्टैंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर। भाई इतने सारे कॉम्पिटिटर्स जब रहते हैं तो सबको वो डर रहता है ना कि हमारा आज माल बिकेगा कि नहीं, हमारा धंधा होगा कि नहीं, हम पैसे कमा पाएंगे या नहीं। तो ये प्रेशर्स के अंदर आप रह पाते हैं या नहीं। तो ये आपने जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी यूज करी, इसके कारण आपकी सेल्स बढ़ी, तो आपका जो प्रेशर था वो कम हुआ, आप उसके साथ बने रहे। स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट पोजीशन। अब ऐसे कम दाम पे आपने माल बेचते रहे, इसी कारण आपसे आपका जो मार्केट शेयर है वो इतना अच्छा बनते गया कि आप ज्यादा अगर लोग आपसे ही माल खरीदने लगे, भले ही क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो भी जा रहा है आगे चल के, तो भी माल आप ही से खरीद रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी हो गई अब। तो ये 3 फायदे होते हैं, ये 3 चीजें ऐसी है जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंसिस्ट करती है। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? भाई देखो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस, एक बिजनेस का एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। अभी हम समझ रहे थे कि कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में अपनी पोजीशन क्या है। यहां पर क्या समझ रहे हो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, कि ये 10 लोग है ना, तो मैं तो एक तो मैं हो गया, ये 9 लोग कौन है भाई, है कौन ये, वो जानना। तो स्विगी अगर देखेगा तो वो देखेगा ना जोमेटो, ये कौन है भाई, उसको समझना पड़ेगा ना पूरा, कि अगर उसके साथ कॉम्पीट करना है तो आपको समझना तो पड़ेगा ये है क्या। आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बढ़िया एग्जांपल अपने पास एक ही था भाई। डायरेक्ट में क्या होता है कि चाय वाले के पास में एक और चाय वाले की दुकान, वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। लेकिन चाय वाले के बाजू में एक और चाय वाला और उसके बगल में अगर एक कॉफी की दुकान है तो वो आपका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। मैंने बता चुका हूं इसका एग्जांपल कि कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वाला है, उसको अगर चाय बनाते हुए दिख गया तो ये वाले से तो नहीं लिया उसने, लेकिन आप अगर बना रहे हैं और इससे इसको लेना नहीं था तो वो कॉफी पी के वापस ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन कॉम्पिटिटर्स आपको समझना पड़ेगा कि आपके है कौन। आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स एंड एट द सेम टाइम। भाई देखो, एक तो समझना भी है
पहचानना है, उसके बाद उन्हें समझना भी है दोनों को, कॉम्पिटिटर्स को। एंड एट द सेम टाइम इट परमिट्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीश मार्केट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव। रुक जाओ 2 मिनट, इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले इतना यहां तक समझो भाई। एक बार आपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को समझा तो अपन ने पहले चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि हर बिजनेस के बीच में कुछ विजन होते हैं, कुछ मिशन होते हैं, कुछ कोर वैल्यूज होती है, साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी बेसिक चीजें होती है जो पर्टिकुलर बिजनेस में होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है ना, आपने एक बार पहचाना कि कॉम्पिटिटर ये है, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसके मिशन, विजन, कोर वैल्यूज, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा आप कंपीट कैसे करेंगे। समझने वाली बात है ना भाई, कि आपकी क्लास में आप पूरे 30 बच्चे हैं, आप चाहते हैं आप फर्स्ट या सेकंड आए या फर्स्ट ही आए मान लीजिए, तो आपको सेकंड और मतलब आपको ऐसे 5 लोग तो चुनने पड़ेंगे ना कि जो फर्स्ट आ सकते हैं, मतलब पहले पे आ सकते हैं। तो आप 5 लोगों को समझेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज देखेंगे कि वो कितना कर रहे हैं, उनसे ज्यादा करके ही आप फर्स्ट आ सकते हैं। तो आपको इनको समझना पड़ेगा। तो ये आप उनको समझ रहे हैं कि भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है। ये सब चीजें समझे बिना मैं आगे बढ़ पाता क्या? नहीं। तो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप क्या कहता है कि पहले तो आप पहचानो कि है कौन, उसके बाद उन्हें समझो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। किसकी बात कर रहा हूं? कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उनको समझना भी है। समझ लिया तो उनके बिजनेस के बारे में आपको सारी चीजें पता चल गई। इसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। लेकिन ये कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप भाई, ये पूरा लैंडस्केप था ना, उसको आपने समझा, लेकिन इसको समझने के लिए आपके पास चाहिए कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस माने कि आपको ना ये चीजों का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटर्स को समझेंगे कैसे। तो बिजनेस को समझेंगे तो कॉम्पिटिटर्स को भी समझ लेंगे, क्योंकि जैसा अपना धंधा है वैसा उनका भी धंधा है। अब इसके अंदर भाई सबसे पहला क्या आता है, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप 5 टुकड़ों में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, पहले पहचान लिया भाई है कौन। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड करने के अंदर मिशन, विजन वगैरह ये सब आ गया। फिर उसकी स्ट्रेंथ्स पता करेंगे, तभी तो अपने को पता चलेगा कि ये कहां पे अपने से आगे है। भाई कहां पे अपने आगे है वो पता होना चाहिए ना। आपका साथ वाला जिस भी क्लास में आप 30 बच्चे मान लीजिए, उसका मैथ्स अच्छा आपका नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है ना मैथ्स, वो ध्यान में रखना। और वीकनेस कि उसका सोशल साइंस कमजोर है यार भाई, या उसका लॉ कमजोर है भाई, तो ये क्या है, उसकी वीकनेस भी पहचानना जरूरी। और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को टुगेदर रखेंगे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को साथ में रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसे हराने के लिए परफेक्ट तोड़ क्या है मेरे पास में, कि इसे कैसे हरा सकता हूं मैं। अब की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस, कि भाई की फैक्टर्स ऐसे कौन से जिससे कि मेरे को कॉम्पिटिटिव सक्सेस मिलेगी। कॉम्पिटिटिव सक्सेस माने ये 10 लोग हैं तो इन 9 लोगों से आगे कैसे रहूंगा, ये कॉम्पिटिटिव सक्सेस होती है। और उसके लिए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने जरूरी है। सबसे पहले की सक्सेस फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट सेव वेदर अ कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। भाई देखो, ये जो आपकी की सक्सेस फैक्टर्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या करते हैं ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिवली या फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी वो डिटरमाइन कर देती है। ये फैक्टर्स जो आपको बताने वाला हूं। 10 इट मेक्स की सक्सेस फैक्टर्स सो इंपोर्टेंट दैट ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, सारी फर्म्स को मिला के इंडस्ट्री बनती है। इट मेक्स KSFs so important that all the firms in the industry must play close attention to them। भाई जितनी भी फर्म्स है ना, भाई देखो, ये तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकेले पढ़ के जा रहे हो क्या? सीए का ऑफिस खोलोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम अकेले सीए बन के जा रहे हो क्या जो ऐसा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ के जा रहा है? नहीं, बाकी सब भी तो पढ़ के बैठे हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सबको समझना है। तो उसके लिए ये तो हम देख चुके हैं कि समझना कैसे। लेकिन की सक्सेस फैक्टर्स में क्या बोलते हैं कि भाई अगर आपको ना ये की सक्सेस फैक्टर्स को यूज करना है अच्छे से, तो आपको इनकी जो इंडस्ट्री के अंदर दूसरी फर्म्स है ना, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। साथ ही साथ अटेंशन देना जरूरी है इन की सक्सेस फैक्टर्स पे भी, कि कंपटीशन को तो पहचाना ही है, लेकिन आप की सक्सेस फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो आपको कॉम्पिटिटिवली सक्सेस प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियली भी और कॉम्पिटिटिवली भी आगे रहने के लिए। थोड़ा ये रिपीटेटिव हो गया था इसके अंदर। अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिनका आंसर अगर आपने ढूंढा, अब मैं ये जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं ना, यही आपके की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो आपको सक्सेस प्रोवाइड करेंगे बिजनेस में। तो ये देख लेते क्या है। सबसे पहला क्या है, ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर्स चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड ऑफ सेलर्स। भाई देखो, कंपीटिंग ब्रांड ऑफ सेलर्स कौन है, एक नाइकी हो गया, एक एडिडास हो गया। तो ये तो कंपीटिंग ब्रांड है। भाई क्या है कि स्पोर्ट्स में देता है, हेल्थ वाले जो ब्रांड्स वगैरह है उसमें डील करता है, ये भी उसी में करता है कि आपको स्पोर्ट्स वेयर्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये कंपीटिंग ब्रांड्स हो गए। तो अब इसके बीच में कस्टमर्स किसे चूज करते हैं ना, और किस कारण से चूज करते हैं ये जानना,
कि भाई देखो नाइकी और एडिडास, आपके हिसाब से महंगा कौन सा होगा, एडिडास कि नाइकी? नाइकी महंगा होगा। तो इंडिया के प्राइस सेंसिटिव कंट्री, तो अपन ने एडिडास को नीचे रख लिया, नाइकी को नीचे रखना पड़ेगा, एडिडास को ऊपर रखना पड़ेगा, एडिडास ज्यादा बिकेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिस ढूंढना है कि किस बेसिस पे आपका जो ये एक पर्टिकुलर मार्केट जो है ना, एक इंडस्ट्री जो है, इसमें आपका प्रोडक्ट किस बेसिस पे चूज किया जाता है एक कंज्यूमर के द्वारा। अगर दो कंपीटिंग ब्रांड्स है, भाई आपने स्विगी और जोमेटो देखा, आप वहां पे दोनों जगह गए, आपने दोनों जगह कूपन अप्लाई किया, सेम रेस्टोरेंट से किया, जहां पे कम ऑर्डर, जहां पे कम प्राइस में और कम समय पे, समय की भी रहेगी ना भाई, भूख अभी लगी है, खाना बाद में आएगा तो काम देगा नहीं। तो आपने क्या किया, समय और पैसा दोनों देखा, कंपेयर किया, उसके हिसाब से आपने ब्रांड के बीच में चूज किया। या तो फिर खाने के टेस्ट के ऊपर भी हो सकता है कि भाई जोमेटो वाले पे ना ये भाई थोड़ा लेट कर देते, उसके कारण खाना अच्छा लगता नहीं, स्विगी वाले का गरम गरम आ जाता है। तो फिर ये क्या है कि ये बेसिस है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर्स दो कंपीटिंग ब्रांड्स के बीच में चूज कर रहा है। ये आपको ढूंढना चाहिए, ये आपका की सक्सेस फैक्टर हो सकता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए या कॉम्पिटेटिव सक्सेस पाने के लिए। फिर व्हाट प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल टू सेल्स, कि भाई ऐसी आपके अंदर क्या बातें हैं या आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या बात है जिसके कारण आप ज्यादा सेल्स कर पाते हैं। क्रूशियल टू सेल्स है कि ऐसे कौन से जरूरी फैक्टर्स है जिन्हें ध्यान में रखोगे ना तो आप सेल्स ज्यादा कर पाओगे। ये जानोगे तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकना चालू होगा। भाई ये सिर्फ सवाल है, ये सवाल आपको समझने हैं और अपने बिजनेस पे अप्लाई करना है। आपका जो भी बिजनेस हो, आपको होमवर्क ये है कि आज आप एक काम करना, कोई भी एक बिजनेस उठाना, उसमें सवाल डाल के देखना, और आपको अगर जवाब मिले ना तो आप भी एक बिजनेस खड़ा कर पाएंगे अगर आप में विल है। फिर सेकंड सवाल क्या है, व्हाट रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज डज अ सेलर नीड टू हैव टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। भाई आप ऐसा ना, पास वाले के पास क्या है, इन दोनों में से ये कंज्यूमर कैसे चूज कर रहा है वो तो अलग बात हो गई। आप अपनी बात करो कि आप में कितनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज है, आपके पास क्या ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, क्या आपका लो अच्छा है या क्या आपका अकाउंट्स अच्छा है, आप सीए बनेंगे या सीएस बनेंगे, मतलब ये तो अलग बात होगी कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा होता है तो आप सीए चूज करते हैं, थ्योरी अच्छा है तो आप सीएस चूज करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कर लेंगे। तो ये आपने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड किया ना। तो आपको बिजनेस के लिए भी ये सवाल पूछना जरूरी होता है कि मेरी खुद की कैपेबिलिटीज क्या है, मैं खुद कहां पे खड़ा हूं और मैं उससे क्या कर पाऊंगा सक्सेसफुल होने के लिए। बेटर ह्यूमन कैपिटल है, क्वालिटी है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है या कॉस्ट ऑफ सर्विस है। भाई देखो ये कॉम्पिटिटर्स हैं, इनसे बेहतर मेरे अंदर क्या है खुद को जानना, लेकिन इनसे बेहतर होना चाहिए। क्या कम दाम पे प्रोडक्ट बना पाता हूं, कम दाम पे सर्विस दे पा रहा हूं, क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ये सब बातें हो गई। ये आपका दूसरा सवाल था। अब तीसरा सवाल क्या है, व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर्स टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर्स टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग दैट कैन बी सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म। भाई देखो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब बताया वो तो उसने कि जो लंबे समय तक आप सस्टेन कर सके, रख सके अपने पास। तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि देखो पता है कि एक महीने के लिए ना मेरे पास भाई वो एक सप्लायर है, उसका कॉन्टेक्ट मिल गया है तो एक महीने तक तो मेरे को फ्री में माल सप्लाई करेगा, लेकिन बाद में पता चला वही आपसे 2 गुना पैसे मांग रहा है। तो ये क्या कि एक महीने के लिए आपने सस्ता प्रोडक्ट दे दिया। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इससे रिलेट कर पाए शायद, कि आप कहीं पे रूम से रह रहे हैं, अब आपको खाना खाने बाहर जाना है तो आपने भोजनालय ट्राई करना स्टार्ट किया। तो 2 भोजनालय थे, एक भोजनालय जो नया नया खुला था वहां जाके खाना चालू किया। अब उसने 1 महीने तक तो बढ़िया अच्छे पके हुए चावल दी, अच्छी सब्जी दी, अच्छी दाल दी, लेकिन दूसरे महीने से खराब खाना देना चालू कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया अब तो ये यही आ रहा है ऐसा सोच के। तो इसके कारण उसका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि सब बच्चे उसके पास जो खरीदने जा रहे थे क्या वो आगे भी जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं रख पाया ना। बाकी सब नॉर्मल दे रहे थे लेकिन ये अच्छा दे रहा था, लेकिन ये कम समय तक के लिए अच्छा दे पाया, तो अब ये पीछे हो जाएगा, वापस ये ऊपर आ जाएंगे और ये उतना भी नहीं रख पाएगा। कारण क्या है कि अब इसको कॉस्ट डबल आने लग गई है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, हमने अच्छे से खत्म किया है। मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद से एक बार रिवाइज करना। चैप्टर 3 कल से हम स्टार्ट करेंगे और अब रेगुलर लेक्चर्स आना चालू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना और मेहनत करते रहिए। बस गुड बाय।